गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने कवर कर लिया था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और आज की जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरीके से वेरियस क्लासिफिकेशंस जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं उनकी क्लासिफिकेशंस जो हैं वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे 3 बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के, और उसके साथ साथ आज ही की क्लास में हम जो है क्योंकि जो आने वाली जितनी भी आगे वाली जो क्लासेस होंगी उसमें कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का जिक्र जो है वो होता रहेगा। तो जो आज वाली क्लास होगी ये हमारा ये टॉपिक शुरू करके हम क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक शुरू करके बीच में मैं आपको जो पार्लियामेंट जो है उसके बारे में सारा जो है वो बता दूंगा। मोटी मोटी जो बातें जो क्या कहते हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए जो बातें ज़रूरी होंगी, जैसे कि आपके ये MPs किनको कहते हैं, MLAs किनको कहते हैं, MLCs किनको कहते हैं, राज्यसभा लोकसभा ये क्या होती हैं, कितने मेंबर्स होते हैं इसके, किस तरीके से इसके मेंबर्स जो हैं वो चुने जाते हैं, ठीक है। वो सारी जो मोटी मोटी बातें होंगी वो मैं आपको आज ही की क्लास में आपको इसी के साथ ही क्लियर करवा दूंगा। और जब हम अपना पार्लियामेंट वाला टॉपिक शुरू करेंगे तो यही जो चीज़ें जो है आपको इलेबोरेटली मतलब बेसिकली कि राज्यसभा की क्या पावर्स होती हैं, लोकसभा की क्या पावर्स होती है, दोनों के कंपैरिजन में किसकी पावर्स जो है वो ज़्यादा हैं, कैसे बिल जो है वो लैप्स कर जाएगा अगर लोकसभा में पास हो जाता है, राज्यसभा में पास नहीं हो पाता, वो अलग अलग जो है 4-5 जो उसकी कंडीशंस जो है वो बनती होती हैं, उसके ऊपर एक आध क्वेश्चन भी जो होता है वो आ जाता होता है, ठीक है। तो वो जो है वो जब वो वाली चीज होगी ना वो आपकी पार्लियामेंट में करवाई जाएगी। आज जो है आपको मोटी मोटी चीजें जो है वो मैं बता दूंगा कि किस तरीके से इसकी डिफरेंशिएशन होती है, क्योंकि बहुत से बच्चों को क्या होता है कि उनको MLA और MP के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता। उनको ये नहीं पता होता कि राज्यसभा का जो MP है वो किस तरीके से चुना जाएगा, लोकसभा का MP किस तरीके से चुना जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो MLA है वो कहाँ पे चुना जाएगा, किस तरीके से चुना जाएगा, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती हैं वो कहाँ कहाँ पे होती हैं, और उनके जो MLCs जो होते हैं वो किस तरीके से चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो आज आपकी जो कंफ्यूजन जो है ये आज की क्लास में हम खत्म कर देंगे। तो लेकिन वो शुरू करने से पहले थोड़ा सा ना पहले अपना जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो वाला कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो अपनी हेडिंग बना लो सबसे पहले। उससे पहले हाँ, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जो आपको एकेडमी वाली बुकलेट जो है वो दिखाऊंगा। तो ये जो है ये वाली हमारी एकेडमी की बुकलेट है, ठीक है। और साथ ही में इसी के साथ जो है आपको जो चैप्टर्स जो है वो मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करना, इसका यहीं पे जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज जो हमारे बच्चे हैं उनको ये बुकलेट जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हो। इसमें प्रॉपर्ली बताया हुआ है कि आपको जो है कौन कौन से चैप्टर के साथ, जैसे जुडिशरी का है तो जुडिशरी जब आप कवर करोगे तो उसके साथ आपको NCERTs की कौन सी बुक्स और कौन से चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, अगर आप जुडिशरी कवर कर रहे हो तो आपको क्लास 7 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 5 जो है वो कवर करना है। उसी के साथ क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी चैप्टर नंबर 4 कवर करना है। उसी के साथ क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क चैप्टर नंबर 6 जुडिशरी, ठीक है, ये कवर करना है। तो इसी के साथ जितने भी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी कुछ है वो इस बुक में जो है वो आपको क्या कहते हैं हमने कंपाइल किया हुआ है। NCERTs और जो आपकी लक्ष्मीकांत वाली बुक है उसी के प्रिसाइज नोट जो है वो हमने हमारी ये जो बुकलेट है उसमें बनाए हुए हैं। और जो मैं आपको नोट्स भेजता हूँ उसमें भी जो आपको जो नोट्स होते हैं वो इसी बुक के नोट्स जो हैं वो आपको भेजे जाते हैं, ठीक है। और इस क्लास के जो नोट्स हैं वो कल ही आपके पास आ चुके होंगे, ठीक है। और अगर नहीं आए हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको नोट्स जो हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो आज की हेडिंग बनाओ। आज की क्लास में हमने जो है क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को कितने तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है उसके बारे में करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग बना लो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तीन टाइप्स में कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया जाता है। तीनों की क्लासिफिकेशन कर लो। सबसे पहले लिखो रिटन एंड अनरिटन, रिटन या अनरिटन, ठीक है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन या तो रिटन हो सकता है या फिर अनरिटन हो सकता है। सेकंड, फेडरल और यूनिटरी, फेडरल और यूनिटरी। थर्ड है आपका रिजिड और फ्लेक्सिबल, रिजिड और
फ्लेक्सिबल। आज की क्लास में सिर्फ ये दो जो हैं इनको डिस्कस करेंगे, रिजिड और फ्लेक्सिबल कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो वो वाली क्लास भी जो है सबके लिए होगी, ठीक है। मतलब उसको भी हम एज इट इज ही जो YouTube है उसको एज इट इज ही बिना किसी प्राइवेसी के हम अपलोड कर देंगे। तो रिटन और अनरिटन में ऐसा समझाने वाली जरूरत नहीं है। रिटन का मतलब ये है कि अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा हुआ होगा, जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाएगा। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं होगा तो उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाएगा, जैसा कि आपका ब्रिटेन में चलता है, ठीक है। तो लिख लो दोनों को बीच में एक साइड पे रिटन और अनरिटन लिख के बीच में एक सेंटर में एक लाइन लगा लो, एक साइड रिटन लिख लो, एक साइड अनरिटन लिख लो, और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिख लो। तो लिखो, रिटन में लिखो सबसे पहले, पार्लियामेंट इज द चाइल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं साफ साफ समझाता रहूंगा कि इसका मतलब क्या है। देखो, पार्लियामेंट इज द चाइल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में। अनरिटन में लिखो, कॉन्स्टिट्यूशन इज द चाइल्ड ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन इज द चाइल्ड ऑफ पार्लियामेंट। तो रिटन और अनरिटन का बेसिक डिफरेंस ये है कि जो कुछ भी इंडिया में होता है, इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जैसे जैसे इन चीजों को लिखते जाओगे ना, वैसे वैसे चीजें जो है आपको समझ में आती रहेंगी। वैसे थोड़ा सा समझा देता हूं क्योंकि हमारा एक टॉपिक और होता है कंपैरिजन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो वेरियस जो कॉन्स्टिट्यूशंस जो होते हैं या वेरियस जो आपकी ये होती हैं पॉलिटीज जो होती हैं, उनका कंपैरिजन जो होता है वो भी आपके सिलेबस का पार्ट होता है। तो उसमें क्या करवाया जाता है कि बेसिकली आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपेयर करना होता है। जैसे आपको यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कंपेयर करना होता है। जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी ज्यादा रिजिड है। उसको जो है उसमें अमेंडमेंट्स जो है वो इतनी ज्यादा नहीं हुई है। आई थिंक 12 या 13 अमेंडमेंट्स जो है वो अब तक हुई होंगी जब से वो बना है, और सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का। वहीं अगर इंडिया का देखा जाए तो 125 से ज्यादा अमेंडमेंट्स जो है 1950 में बनके अपना रेडी हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलमोस्ट 70 साल जो है, 70 या 75 साल के आसपास जो है, 72 ईयर्स जो है वो हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए। और इन 72 ईयर्स में 125 से ज्यादा बार इसको जो है अमेंड किया जा चुका है, ठीक है। उसके अलावा ये जो मैंने आपको नोट्स भेजे ना, इसमें आपको शेड्यूल्स जो है वो भी आपको सेंड कर दिए गए होंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है वो भी आपको सेंड कर दिए गए होंगे, और उसके साथ साथ कुछ चीजें और हैं जो आपको सेंड की हुई होंगी, ठीक है। तो उनको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो शेड्यूल जो है वो आपको जितने शेड्यूल्स दिए हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं। और उसके अलावा हाँ, कुछ चीजें हमने बाहर के जो कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं उनसे बोरो की हुई हैं, उनके ऊपर स्पेशली आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज जो है ये हमने कहाँ से बोरो की है। जैसे लिबर्टी जो है वो हमने, लिबर्टी वर्ड जो है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था, वो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ कहाँ से अडेप्ट किया है, हमारी जो इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो कहाँ से अडेप्ट की हुई हैं। तो वो जो चार्ट जो है वो मैंने आपको साथ ही नोट्स के साथ आपको वो चार्ट जो है वो आपको भेज दिया गया है। इस पे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। उसके अलावा शेड्यूल्स मैंने आपको सेंड किए हैं, शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 10 शेड्यूल आपका आ जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ का। उसके अलावा जो इसके 22 पार्ट्स जो है वो मैंने जो आपको सेंड किए हुए हैं, ठीक है। टोटल 26 है, मतलब पार्ट 1 और 2 करके वो 26 बन जाते हैं। अदरवाइज जो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 22 पार्ट्स जो है वो बनाए हुए थे, और अभी भी वो नंबर वाइज जो है वो पार्ट्स 22 ही हैं, ठीक है। वैसे इन टोटल जो है वो 26 है, क्योंकि वो जो उसमें जैसे पार्ट 9A और 9B करके बना दिया गया पंचायती राज वाला, और जो आपका अर्बन लोकल बॉडीज वाला, ठीक है। वो सब मिला के जब पार्ट्स में उन चीजों को डिवाइड कर दिया गया ना, जैसे पार्ट 9A या 9B ऐसे बना दिया गया होगा, तो उस वजह से वो जो आपका टोटल नंबर है वो 26 बन जाता है। अदरवाइज नंबर वाइज देखा जाए तो वो 22 ही है, ठीक है, जो आपके पार्ट्स हैं। तो आपको पार्ट्स का पता होना चाहिए। पार्ट्स पे ऐसा क्वेश्चन जो है वो इतना पूछा नहीं जाता है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे वो मैं साथ ही साथ आपको बताता रहूंगा कि हाँ ये चीज जो है इस पार्ट में दी हुई है। जैसे प्रेसिडेंट जो है वो एक पार्ट में दिया हुआ है, देन आपकी जो पार्लियामेंट जो है उसके लिए एक अलग पार्ट बनाया हुआ है, देन आपका यूनियन जो है उसके लिए अलग पार्ट बनाया हुआ है, सिटीजनशिप के लिए अलग पार्ट बनाया हुआ है। ये सारी चीजें हमने कवर करनी है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये चीज जो है इस पार्ट में आती है, ठीक है। तो वो चीज वो आपको याद करनी होगी, वो बार बार उसको देखते रहोगे तो याद होती रहेगी साथ के साथ। शेड्यूल याद करने और कौन सी चीज कहां से बोरो की हुई है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन जनरली बन जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पीपीएससी जो है वो पूछ लेती है। अदरवाइज जितने आपके जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, ग्रेड बी वाले एग्जाम्स, उसमें ये चीजें जो होती हैं ये चीजें पूछना नॉर्मल है, ठीक है। आ जाओ वापस।
पार्लियामेंट इज द चाइल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, हम बात कर रहे थे उसकी, मैंने आपको यूके का पार्लियामेंट जो है वो समझाना था। तो वहां पे जो है किसी भी तरीके का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वहां पे जो है, जो उनकी सरकार जो है या जो उनकी पार्लियामेंट जो है वो कह देती है वही लॉ बन जाता है, ठीक है। ऐसा ये चीजें जो है मतलब पार्लियामेंट में किस तरीके से दिया हुआ है उस सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से दिया हुआ है वहां पे, क्योंकि उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। तो यूके के पार्लियामेंट के बारे में या यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक चीज फेमस है कि यूके में सिर्फ मर्द को औरत नहीं बनाया जा सकता और औरत को मर्द नहीं बनाया जा सकता, बाकी सब कुछ पॉसिबल है यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में। उसको इंडिया के कंपैरिजन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर किया जाए तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी चीजें जो है, बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगी हुई हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद से मेंशन की हुई है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये बात कहता है कि अगर कोई भी लॉ ऐसा बन जाता है जो आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है तो वो जो लॉ होगा वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्पेशली उसने ये पावर दी है हमारे सुप्रीम कोर्ट को कि वो इस बात को सुनिश्चित करे कि जो लॉ बन रहा है कहीं वो उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था ना कि ये जुडिशरी जो है इसी तरीके से तो आपके ये इनके ऊपर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रखती है। वो देखती है कि कहीं ये इस तरीके का लॉ तो नहीं बना रहे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये होता है कि ऐसा लॉ जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा हो, ठीक है, या उसकी सैंक्टिटी के अगेंस्ट जा रहा हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी लॉ जो है वो ना बने, वो ध्यान रखना किसका काम है, किसकी ड्यूटी है, वो है सुप्रीम कोर्ट की। क्यों? क्योंकि ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो वही जो बात जो है यहाँ पे अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि पार्लियामेंट इज द चाइल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट जो भी काम करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के उसको अंदर रह के करना होगा, ठीक है। ये है आपका रिटर्न का जो इंडिया वाला है। रिटर्न में ब्रैकेट में इंडिया लिख लो, अनरिटर्न में ब्रैकेट में यूके लिख लो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। यूके में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द चाइल्ड ऑफ पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट का बच्चा है, ठीक है। मतलब जो पार्लियामेंट चाहेगा वही होगा। सेकंड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, अनरिटर्न में लिखो पार्लियामेंट इज सुप्रीम। रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, अनरिटर्न में पार्लियामेंट इज सुप्रीम। रिटर्न में लिखो जुडिशरी एंजॉय वाइडर पावर्स। जुडिशरी एंजॉय वाइडर पावर्स, ठीक है। वो वाइडर पावर क्यों एंजॉय करती है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पावर दे दी है कि आप कोई भी लॉ बनता है उस पर ध्यान रखो कि कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा। तो जुडिशरी जो है उसके पास ज्यादा पावर्स है, ठीक है। कोई भी इस तरीके का लॉ आता है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा हो तो वो ये क्या करेंगे, इनके पास पावर है ये कहने की कि ये वाला लॉ जो है ये इसके अगेंस्ट जा रहा था। जैसे एनजेक जो है, सरकार ने एनजेक लाने की कोशिश की थी। एनजेक बेसिकली क्या था कि सरकार चाहती थी कि जो जजेस जो हों उनकी अपॉइंटमेंट जो होगी वो सरकार चूज करेगी कि कहाँ पे किस तरीके से जो जज है उसको प्रमोट करना है या किस तरीके से उसकी जो अपॉइंटमेंट जो है वो होगी। लेकिन ये चैलेंज हो गया उसमें सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप एनजेक जो लेके आ रहे हो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस तरीके से है? अगर आप जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो अपने तरीके से करने लग जाओगे तो वो जो है फेयर एंड जो क्या कहते हैं फेयर तरीके से जो अपना जो डिसीजन जो है वो नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो होंगे, जो करंट सरकार चल रही होगी उसके दबाव में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपॉइंट करने वाला कौन होगा? आपकी करंट सरकार होगी। वो उसके दबाव में आके वो जानबूझ के फिर वो फ्री और फेयर मैनर में जो है अपने डिसीजन जो है किसी भी चीज को लेके वो डिसीजन जो है वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये इस वजह से आपका जो एनजेक जो था उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और साथ में एनजेक आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो जुडिशरी जो है यहाँ पे ज्यादा पावर जो है वो एंजॉय करती है। वहीं अनरिटर्न में लिखो इट एंजॉय लिमिटेड पावर्स। इट एंजॉय लिमिटेड पावर्स एज इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द पार्लियामेंट। फ्रॉम द पार्लियामेंट। अब वहां पे क्या है, पार्लियामेंट सुप्रीम है आपका अनरिटर्न में, ठीक है, या आप कह लो यूके में। तो वहां पे आपकी जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, जो पार्लियामेंट कहेगी वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जुडिशरी है वो उतनी ज्यादा पावर जो है वो एंजॉय नहीं कर पाती। नेक्स्ट आओ, रिटर्न में लिखो मार्क्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी लॉज। मार्क्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी लॉज। ये मैंने आपको कल बता दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कौन से होते हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली रिटर्न है। स्टैट्यूटरी लॉज कौन से होते हैं जो आपकी पार्लियामेंट जो है वो बनाएगी। अब इन दोनों के बीच में एक
मार्केशन दी हुई है, जो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो जाएगा, जो पार्लियामेंट खुद से बना रही है वो आपका स्टैट्यूटरी लॉ हो जाएगा। ये हो गया आपका रिटन में। अनरिटन में लिखो नो सच डिस्टिंक्शन इज फाउंड, नो सच डिस्टिंक्शन इज फाउंड एज एवरी लॉ बिकम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एज एवरी लॉ बिकम द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन में लिखो आइदर फेडरल और यूनिटरी पॉलिटी, आइदर फेडरल और यूनिटरी पॉलिटी। ये आगे जाके समझाऊंगा फेडरल पॉलिटी क्या होती है, यूनिटरी पॉलिटी क्या होती है। अभी इसे नेक्स्ट टॉपिक यही करेंगे। नेक्स्ट लिखो नेसेसरीली यूनिटरी, नेसेसरीली यूनिटरी अनरिटन में लिखना है ये कि यहाँ पे जो है आपकी जो पॉलिटी होगी वो यूनिटरी ही होगी। मोटा मोटा समझ लो यूनिटरी का मतलब ये होता है कि जो सेंटर कहेगा वही होगा, ठीक है। जो आपकी ये होगी फेडरल होगी, फेडरल में ये होगा कि स्टेट्स की बात भी जो है वो सुनी जाएगी, ठीक है। और यूनिटरी यूनियन की बात भी सुनी जाएगी और स्टेट्स की बात भी सुनी जाएगी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ जो आपकी ये होगी सेंटर होगी उसी की बात सुनी जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ रिटन में। इट इज रिजिड और फ्लेक्सिबल, इट इज रिजिड और फ्लेक्सिबल और बोथ depending upon the provisions to amend the constitution, ये कल वाली क्लास में करेंगे। बेसिकली रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको अमेंड करना बहुत ज्यादा इजी हो, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं पे बीच में लटका हुआ है, ना तो बहुत ज्यादा रिजिड है ना वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। किस तरीके से उसको अमेंड किया जाता है वो भी कल बताऊंगा आपको। अनरिटन में लिखो इट इज नेसेसरीली फ्लेक्सिबल, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा ये फ्लेक्सिबल होगा। फ्लेक्सिबल किस तरीके से, क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, जो पार्लियामेंट कहती है उसको मान लिया जाता है, ठीक है। अगर पार्लियामेंट कहती है कि इस तरीके से बिल जो है उस तरीके से पास करवा दो तो उस चीज को पास करवा दिया जाता है। 50% की उसके साथ जो वो है क्या कहते हैं 50% वोटिंग के साथ उस चीज को पास करवा दिया जाता है और फाइनली वो चीज जो है वो आपकी लॉ बन जाती है, उसी चीज को मानना शुरू कर दिया जाता है। दूसरा, अगर आप सोच रहे होगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है या इंडिया का पॉलिटी स्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छा है रादर देन आपका यूके के पॉलिटी स्ट्रक्चर से, तो इसमें जो आपकी जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए मैं ये बताता हूं कि जो आपका ये जो होता है ना किसी चीज, मान लो जैसे यूके है, अब यूके में क्या चलता है, जो यूनियन ने कह दिया वो चलेगा, ठीक है। दूसरा, वहां पे क्या होता है 50% जो ये चाहिए होती है आपको, मेजोरिटी चाहिए होती है कोई भी रूल जो है वो पास करवाने के लिए। इंडिया क्या है, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि सबकी बात सुननी पड़ती है। दूसरा, यूके में क्या है कि दो ही पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, मतलब मेन जो पार्टीज है वहां पे दो ही हैं। यहाँ पे इंडिया में क्या है कि एक तो पार्टीज जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1600 से ज्यादा पार्टीज जो है यहाँ पे इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। छोटी मोटी जो स्टेट वाली है उन सबको मिला मिलू के, ठीक है, तो इतनी पार्टीज जो है वो आपकी एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब इतनी पार्टीज जो है एग्जिस्ट करती हैं तो जो आपका जो सेंटर में जब पार्टी बनती है ना, तो अभी तो करंटली पिछली दो जो टर्म्स जो आपने देखी है वहां पे क्या हो रहा है कि पार्टीज जो है मतलब एक ही सरकार जो है वो पार्टी में रही है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी रहा है हमारे देश में कि बहुत सी पार्टीज को मिलके जो है कोलिशन बना के सरकारें जो है वो चलानी पड़ी है। उस वजह से होता क्या है कि जब मान लो पार्टीज जो होती हैं या सरकार जो होती है अलग अलग पार्टी से मिलके चलती है ना, तो हर एक पार्टी का एक अलग एजेंडा होता है, ठीक है। मान लो इस पार्टी का एजेंडा क्या हो सकता है कि हिंदुइज्म है, इस पार्टी का एजेंडा। इस पार्टी का एजेंडा क्या हो सकता है कि लिबरलिज्म हो सकता है। इस पार्टी का एजेंडा क्या हो सकता है, कम्युनिस्ट एजेंडा हो सकता है। इस पार्टी का एजेंडा क्या हो सकता है, सोशलिस्ट एजेंडा हो सकता है, ठीक है। तो ये पार्टीज जब अलग अलग एजेंडा से मिलके एक पार्टी बनेगी, एक पार्टी मिलके देश के ऊपर राज करेगी, तो जब भी किसी भी तरीके का बिल जो है वो लाया जाएगा तो हो सकता है कि ये वाले लोग जो है उसके फेवर में हो, ये वाले लोग भी उसके फेवर में हो, लेकिन हो सकता है ये वाले लोग उसके फेवर में ना हो, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है तब ये जो बिल्स वगैरह जो होते हैं इनको पास करवाना जो होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर दूसरा, बहुत सी चीजें जो होती हैं वो आपकी सोसाइटी पे भी डिपेंड करती हैं। अब ये लोग जो हैं ये क्यों जीत के आए हैं, क्योंकि आप लोग जो थे वो हिंदुइस्ट इसके ऊपर आइडियोलॉजी के ऊपर वो ज्यादा बिलीव करते थे। ये लोग जो थे ये लिबरलिस्ट फिलॉसफी के ऊपर ज्यादा यकीन करते थे, ये कम्युनिस्ट फिलॉसफी पे यकीन करते थे, ये सोशलिस्ट फिलॉसफी पे यकीन करते थे। अब यहाँ पे डाइवर्सिटी जो है, अब ये लोग क्यों जीते, क्योंकि
इन लोगों ने इनको वोट डाला क्योंकि ये इस फिलॉसफी पे यकीन करते थे, ठीक है, या इन लोगों ने इनको मैनिपुलेट किया आप लोगों को, जो आप लोग इसके ऊपर आइडियोलॉजी पे यकीन करते थे, तो कुछ लोगों ने मिलके इकट्ठे हुए एक पार्टी बनाई, आपको मैनिपुलेट किया कि हमें वोट डालो, हम हमारी सोच और आपकी सोच जो है एक साथ मिलती है, तो हम जो है जब सेंटर में जाएंगे तो आपकी मांगे जो है वो हम रखेंगे, ठीक है। तो मेन चीज जो होती है, किसी भी देश की सरकार जो बनाती है वो उस देश के लोग बनाते हैं, उस देश के लोग जिस तरीके के होंगे उस तरीके की सरकार जो है वो, या उस देश की जो मेजॉरिटी जिस तरीके की होगी उस तरीके की सरकार जो है वो सेंटर में बन जाएगी, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि जो किसी भी देश के लिए जो मेन मुद्दे होते हैं ना, वो उस देश की अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उस देश की पॉवर्टी होगी, या उस देश की भुखमरी होगी, वो किसी देश के मेन मुद्दे होते हैं। लेकिन भारत में जो चुनाव जो जीते जाते हैं वो धर्म के नाम पे जीते जाते हैं या जाति के नाम पे जीते जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सी चीजें जो है हमारे देश की जो पॉलिटी है वो उस देश की हमारे खुद की वजह से है, जिस तरीके की हमारी सोच है हम उस तरीके के अपने लीडर्स जो है वो पार्लियामेंट में जाके भेजते हैं, फिर वो उसी तरीके से हमारे ऊपर राज करते हैं, उसी तरीके के वो लॉज वगैरह जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करो कि हाँ यूके का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है, तो उसमें बात कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे होने की नहीं होती, बात होती है कि उस देश के लोग जो है वो किस तरीके से सोचते हैं, ठीक है। यही हम भारत जैसा देश है, भारत जैसे देश को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अब उनको वही करना होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट होगा, जबकि मतलब भारत में आप तानाशाही जैसी चीज जो है, या आप कह लो कि आप यूके जैसा सिस्टम जो है भारत में नहीं चला सकते क्योंकि लोग उतने पढ़े लिखे नहीं है। जबकि अगर हम यूके का कंपैरिजन करें तो वहां के लोग जो है बहुत ज्यादा लिबरल है, वो धर्म के ऊपर तो बात ही नहीं करते। स्पेशली अगर आप फ्रांस में चले जाओ, वहां पे तो आपका जो ये है सेक्युलरिज्म, हाँ वहां पे जो है नेगेटिव सेक्युलरिज्म जो है वो चलता है, ठीक है। मतलब वहां पे उनका ये कहना है कि धर्म और सरकार जो है दोनों अलग अलग चलेंगी, और इनफैक्ट वहां पे किसी भी इंसान को अपने धर्म को प्रमोट करने का भी हक नहीं है, ठीक है। मतलब अगर कोई इंसान चाहे कि पब्लिक प्लेस में वो बैठ के पूजा करनी चाहे तो उसको उस चीज के लिए परमिशन नहीं है, ठीक है। अपने घर में रह के वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे ऐसी चीजें जो है वो नहीं कर सकता। वहीं अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया में सरकार जो है वो इक्वी डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखती है, और आप वो भी खुद ही देखते होंगे कि जो आपके नगर कीर्तन हो गए या पूजा के पंडाल वगैरह हो गए, या ऐसी जो अलग अलग जो क्या कहते हैं धर्म हो गए, उनके द्वारा ऐसे जो चीजें जो है वो करवाई जाती हैं अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए या उसको प्रोपेगेट करने के लिए, तो यहाँ पे जो है उस चीज की परमिशन जो है वो खुद से सरकार से परमिशन जो है उन चीजों की दी जाती है। वहीं अगर फ्रांस में देखा जाए तो ऐसी कोई भी चीज जो है वहां पे नहीं होती, मतलब वहां पे ये जो है इलीगल है ऐसा कुछ करना। तो घूम फिर के बात वही है कि उस देश के लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ उस देश के लोगों को गवर्न करने के लिए किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चाहिए। हमारे इंडिया में जो है एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, इस वजह से इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आपका ये जो यूके है वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जो सोसाइटी है वो खुद इतनी डेवलप्ड है कि वो समझते हैं कि किस चीज की जरूरत हमें ज्यादा है, और वो धर्म जैसे क्या कहते हैं पछड़ों में पड़ते ही नहीं है, ठीक है। तो वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत जो है वो नहीं थी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो हमने करनी है, एक तो हमने करना है, एक चीज आपकी क्लियर होगी है रिटन और अनरिटन, सेकंड हमने करना है फेडरल और यूनिटरी फीचर्स जो है वो क्या होते हैं। उससे पहले चलो पहले फेडरल और यही कर लो, और फिर अलग से ना एक वो बना लेना। जब फेडरल और ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके नोट्स जो हैं जो मैं आपको पार्लियामेंट करवाऊंगा उसके नोट्स जो है अलग बनाना, इसी के साथ मत बनाना, ठीक है। इसके ये क्योंकि हमने थर्ड टॉपिक रिजिड और फ्लेक्सिबल करना है, ठीक है। लिखो फेडरल और यूनिटरी, फेडरल और यूनिटरी समझो कि ये क्या चीज होती है, हेडिंग बना लो, पहले समझ लेना। एक आपका डिफरेंशिएशन हो गया इसका रिटन और अनरिटन का। अब हम करने जा रहे हैं फेडरल और यूनिटरी का। तो फेडरल, पहले फेडरल देखो, आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होता है, ठीक है। इसको जो बनाने जा रहा हूं ना इसको भी एज इट इज ही बना लेना। F stands for federal, P stands for provinces, F stands for federation.
ये आपका सिमेट्रिक, ये है एसिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक फेडरल का एग्जांपल है, ठीक है, और ये असिमेट्रिक फेडरल है, ये फेडरलिज्म है। इतना बनाने के बाद इसमें बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि यहाँ पे जो प्रोविंसेस है ना सबका साइज सेम है। यहाँ पे प्रोविंसेस कोई बड़ी है कोई छोटी है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो यूएसए, ब्रैकेट में लिख लो इंडिया। जहां पे सिमेट्रिक लिखा है नीचे लिखो कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और यहां पे लिखो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इस चीज को समझो, यहाँ पे ये यूएसए और ये इंडिया का एग्जांपल है, ठीक है, दोनों फेडरल है। बेसिकली इंडिया जो है वो क्वाजी फेडरल है, वो भी समझाऊंगा आज की क्लास में। तो होता क्या है कि जब यूएसए जो है जब वो बना तो वहां पे क्या हुआ कि बहुत सी स्टेट जो है वो सभी मिलके साथ में आई। उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो क्या करेंगे, हम अपने देश को आजाद कराएंगे और हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो या तो फेडरल होगा या यूनिटरी होगा, ठीक है। तो अगर फेडरल है तो इसका मतलब उसका एक ना कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है ही है, ठीक है। अब आ जाओ ये सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या था, यूएसए की अलग अलग स्टेट्स जो है बेसिकली आई थिंक 52 स्टेट्स, हाँ 52 स्टेट्स जो थी ये मिलके आई और इन्होंने बोला कि हम जो है मिलके एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो इसका गठन जो है इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हर एक स्टेट जो होती है उसको 2 सीट्स जो है वो दी जाती है इनकी सेनेट में। जैसे भारत में पार्लियामेंट है वहीं पे वैसे ही इनकी जो पार्लियामेंट होती है उसको सेनेट कहा जाता है, सेनेट, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक स्टेट को 2 सीट जो है वो दी जाती हैं, ठीक है। हर एक स्टेट की इक्वल कंट्रीब्यूशन होती है उसकी सेनेट में, ठीक है। तो यहाँ पे दो सीट जो है हर एक स्टेट को दी जाती है सेनेट में, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें इंडिया में, इंडिया का जो फेडरलिज्म जो था यहाँ पे क्या हुआ था, सभी स्टेट्स जो है वो मिलके आई थी, अपनी मर्जी से आई थी सभी स्टेट्स मिलके कि हमें जो है एक देश जो है वो बनाना है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाएगा, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, कमिंग टुगेदर। स्टेट जो है खुद से आई और आके मिलके उन्होंने बोला कि हम जो है एक स्टेट का निर्माण करेंगे। कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर के ऊपर एक बार आपसे क्या कहते हैं मेंस में पूछा जा चुका है, और जो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का डिफरेंस जो है एक बार यूपीएससी जो है वो आपसे प्री में पूछ चुकी है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स जो है दोनों इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक और होल्डिंग टुगेदर और ज्वाइनिंग टुगेदर, ठीक है। कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, कमिंग टुगेदर। सभी स्टेट्स मिलके एक साथ आई, उन्होंने बोला कि हम जो है एक फेडरेशन का निर्माण करते हैं और सभी स्टेट्स को जो है इक्वल पावर्स जो है वो दी जाएंगी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है सेंटर में वो दी जाएगी, ठीक है। यही भारत का एग्जाम्पल देते हैं। तो मैंने आपको हिस्ट्री में करवाया था, हिस्ट्री अदरवाइज भी मैंने आपको करवाया था कि किस तरीके से जो है कल भी मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टेट्स जो थी प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है। और उसके अलावा क्या था कि भारत में क्या था कि भारत में स्टेट्स जो है वो खुद से नहीं आई थी, ठीक है। कुछ स्टेट्स को जो है जबरदस्ती लाया गया था, ठीक है। कुछ स्टेट्स अपनी मर्जी से आ गई थी और कुछ स्टेट्स के साथ आज भी जबरदस्ती कर रही है कि तुम भारत के साथ रहो, ठीक है। तो ये जो है भारत के फेडरलिज्म का ये एग्जांपल है। अब वहां पे क्या होता है, भारत का फेडरलिज्म जो है वो किस तरीके से है, जैसे सिक्किम हो गया या गोवा हो गया, ठीक है। तो उनको एक सीट मिलती है, 1 या 2 सीट्स जो है वो मिलती है आपकी लोकसभा में, ठीक है। वहीं अगर आप पंजाब की बात करो तो पंजाब की 13 सीट्स हैं, ठीक है। यूपी की बात करो तो यूपी की और ज्यादा सीट्स होंगी, ठीक है। तो ये जो है भारत का जो फेडरलिज्म जो है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। होल्डिंग टुगेदर का मतलब ये है कि भारत ने, सेंटर ने प्रोविंसेस को होल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पे क्या था, प्रोविंसेस जो थी वो सेंटर के पास आई थी, ठीक है, कमिंग टुगेदर, और यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर, जो सेंटर है उसने प्रोविंसेस को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। अब बाकी प्रोविंसेस पे प्रोविंसेस खुद से रहना चाहती हैं कि नहीं रहना चाहती, ठीक है, या उन्हें मजबूरी में रहना पड़ जाए या कुछ और रीजन जो है वो बहुत से रीजन जो है वो हो सकते हैं। जैसे जैसे आपका जो सिलेबस है यूपीएससी का आगे बढ़ेगा आप समझोगे इन चीजों को कि हाँ किस तरीके से जबरदस्ती की जा रही है स्टेट्स के साथ कि आप जो है एक यूनियन जो है उसमें बन के रहो, ठीक है। वापस आते हैं, हाँ एसिमेट्रिक। असिमेट्रिक का मतलब ये है कि सिमेट्रिक का मतलब क्या था कि सबको जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी गई थी, ठीक है। सभी को 2 सीट्स जो है वो दी गई हैं सेनेट में। यहाँ पे क्या है कि सिक्किम और गोवा जैसे राज्यों के उनको कम सीट्स हैं, पंजाब को 13 सीट्स हैं लोकसभा में, 7 सीट्स हैं उसकी राज्यसभा में, ठीक है। और ऐसे ही आपके जो बाकी स्टेट जो हैं जैसे ये हो गया आपका यूपी हो गया,
महाराष्ट्र हो गया, इनकी अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो है सिमेट्री जो है वो नहीं बनती, ठीक है। हर एक स्टेट की जो रिप्रेजेंटेशन है आपकी पार्लियामेंट में वो अलग अलग है, इसी वजह से इसको असिमेट्रिक फेडरलिज्म जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो अब लिखो इसके बारे में, सबसे पहले फेडरलिज्म के बारे में लिखो, फिर यूनिटरी के बारे में लिखवाऊंगा। लिखो फेडरलिज्म में, फेडरल हेडिंग डालो फेडरल या फेडरलिज्म। इट रेफर्स टू पॉलिटी, इट रेफर्स टू अ पॉलिटी in which union and the provinces somewhat enjoy equal powers and which share following characteristics। लिखो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले ये ड्यूअल सिटीजनशिप, ड्यूअल सिटीजनशिप ये जो है क्या कहते हैं, ये जो फीचर्स मैं आपको लिखवा रहा हूं ये फेडरल फीचर्स लिखवा रहा हूं, ठीक है। दोनों के लिखवा रहा हूं, सिमेट्री और एसिमेट्री के, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं मान के चलना कि इंडिया जो है वो कंप्लीटली एसिमेट्रिक है, ठीक है। जो इंडिया का फेडरलिज्म है वो बहुत अलग तरीके का है, ठीक है। जैसे ये फेडरलिज्म जो है ये बात करता है ड्यूअल सिटीजनशिप की। तो ये ड्यूअल सिटीजनशिप का मतलब ये होता है कि अगर आप यूएसए में रहते हो तो आप यूएसए के सिटीजन भी होगे और आप उसकी जिस स्टेट में रहते हो, जिस राज्य में रहते हो, आप उसके सिटीजन भी होगे, ठीक है। ये चीज को समझने के लिए एलजीबीटी वाला मुद्दा समझो। यहाँ पे यूएसए में क्या है कि जो कुछ स्टेट्स जो हैं जैसे आपकी टेक्सास होगी, ठीक है, ये ना कंजर्वेटिव स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये जो है एलजीबीटीज को अच्छा नहीं मानते, ठीक है। या उनको क्या कहते हैं, अगर मैरिज करवाने का हक जो है यूएसए दिलवा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये टेक्सास भी उसको हक दिलवाएगा, ठीक है। अगर यूएसए उनको हक दिलवा रहा है कि आप शादी जो है वो कर सकते हो, टेक्सास की मर्जी है, ये जो स्टेट है टेक्सास उसकी मर्जी है कि वो चाहे तो उसको इंप्लीमेंट करवा सकती है अपनी स्टेट में और चाहे तो नहीं भी करवा सकती। नहीं करवा सकती तो उसके ऊपर वो अपने से रूल्स भी बना सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एलजीबीटी होना इलीगल है, एलजीबीटी होना इलीगल नहीं है, एलजीबीटीज की शादी जो है आपस में करवाना या उनके आपस में रिलेशनशिप होना वो चीजें जो है इलीगल है, ठीक है। तो कुछ स्टेट्स जो है वहां पे ये चीज है। तो हम कहाँ थे, हाँ ड्यूअल सिटीजनशिप पे थे। तो जो सिटीजन यूएसए का होगा अब वो जरूरी नहीं है कि वो सिटीजन जो है टेक्सास का भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ड्यूअल सिटीजनशिप का वो क्या कहते हैं मतलब जो उसके पास सिटीजनशिप होगी वो यूएसए की तो होगी और उसके पास सिटीजनशिप होगी। मान लो कोई इंसान यहाँ पे है टेक्सास के अलावा मिनीसोटा, ठीक है। तो ये एक स्टेट है मान लो, तो मिनीसोटा अब मुझे याद नहीं आ रहा कि मिनीसोटा स्टेट है या किसी स्टेट की कैपिटल है, ठीक है। चलो एनी हाउ एग्जांपल लेके चलते हैं कि स्टेट 1 और स्टेट 2, ठीक है। तो ये अगर यूएसए का सिटीजन है तो और अगर साथ में ये इस स्टेट का सिटीजन है, स्टेट S2 का, ठीक है। कोई बंदा यूएसए का सिटीजन है, यूएसए में रहता है और वो इस स्टेट में रहता है, स्टेट 2 में, ठीक है। तो उसके पास यूएसए का जो सिटीजनशिप है वो होगी, साथ ही साथ इसकी इस स्टेट की सिटीजनशिप होगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस स्टेट पे जो रूल्स लागू हो रहे हैं वो इस रूल्स इस स्टेट पे भी लागू हो, ठीक है। तो ये है इसका मतलब, ठीक है। दूसरा ड्यूअल सिटीजनशिप का जो मोटा मोटा मतलब समझना है वो ये समझो कि आप सेंटर के भी सिटीजन होते हो और आप अपनी स्टेट के भी सिटीजन होते हो। जबकि इंडिया में क्या होता है, इंडिया में अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपके ऊपर वही रूल्स लगेंगे जो आपके ऊपर पंजाब में रूल्स लगते हैं, जो आपके ऊपर हिमाचल में रूल्स लगते हैं, जो रूल्स आपके ऊपर हरियाणा में लगते हैं, और ऑल ओवर इंडिया में जो भी रूल्स लगेंगे वो आपके ऊपर कानून की नजर में आप सेम होंगे, ठीक है। तो ये मतलब होता है ड्यूअल सिटीजनशिप का, कि इंडिया में जो है वो ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं चलती, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। आप सिर्फ अपने देश के नागरिक हो, आप अपनी स्टेट के नागरिक बाद में आओगे। मतलब ऐसा कोई बात ही नहीं है कि आप अपनी स्टेट के नागरिक हो, आप भारत के नागरिक हो, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है। वहीं पे अगर यूएसए में है तो आप यूएसए के नागरिक भी हो सकते हो और अपनी पर्टिकुलर स्टेट के नागरिक भी हो सकते हो। यूएसए का नागरिक होने का मतलब है कि आपको जो यूनियन जो है वो कुछ राइट्स प्रोवाइड करवाएगी और आपकी स्टेट जो है वो आपको कुछ राइट्स जो है वो प्रोवाइड करवाएगी, और इनके राइट्स जो है वो आपस में क्लैश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इंडिया है वहां पे आपके जो राइट्स जो है स्टेट और स्टेट के कोई अपने राइट्स है ही नहीं वैसे, तो जो राइट्स यहाँ पे जो क्लैश होते हैं वो नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सेकंड फीचर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला फीचर है ड्यूअल सिटीजनशिप, फेडरलिज्म जो है वो आपको ड्यूअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाता है।
इंडिया में ऐसा नहीं है, इसी वजह से इंडिया जो है क्वाजी फेडरल है, वो बीच में लटक रहा है कहीं पे। लिखो, वो भी समझाता हूँ। सेकंड फीचर लिखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। थर्ड लिखो इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। फोर्थ लिखो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी होगी। फिफ्थ लिखो रिजिड अमेंडमेंट प्रोसीजर, इसका जो प्रोसीजर होगा वो रिजिड होगा। सिक्स लिखो बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म ये भी आज ही समझाऊंगा, इसी के साथ ही समझाऊंगा आपको जब पार्लियामेंट समझाऊंगा। सेवंथ लिखो ड्यूअल गवर्नमेंट, ड्यूअल गवर्नमेंट। यूनिटरी फीचर्स लिखो, यूनिटरी फीचर्स। अब इसमें यूनिटरी फीचर में क्या होता है कि जो सेंटर कहता है वही होता है, ठीक है, स्टेट की अपनी मर्जी नहीं चलती, ठीक है। तो जो इंडिया है वो बीच में कहीं है, ना तो वो पूरी तरह से यूनिटरी है, ना ही वो पूरी तरह से आपका फेडरल है, ठीक है। लिखो यूनिटरी, यूनिटरी के बारे में लिखो सबसे पहले, इट रेफर्स टू अ पॉलिटी, इट रेफर्स टू अ पॉलिटी in which union government enjoys wider powers with respect to provincial government, with respect to provincial governments, कि जो सेंटर जो है उसके पास ज्यादा पावर होगी विद रिस्पेक्ट टू आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब होता है स्टेट की गवर्नमेंट, जैसे पंजाब की गवर्नमेंट है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ठीक है। जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो यूनियन गवर्नमेंट है। नेक्स्ट लिखो सर्टेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्टेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। इसमें सबसे पहला सिंगल सिटीजनशिप जो कि इंडिया में है। सेकंड लिखो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड लिखो इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब वहां पे जुडिशरी क्या थी, वो इंडिपेंडेंट थी, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है फेडरल में, ठीक है। फेडरल में क्या थी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक अपना सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। दूसरा उसकी जो पर्टिकुलर स्टेट है, मान लो टेक्सास, उसका एक अपना हाई कोर्ट होगा, ठीक है। अब ये दोनों जो है इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि इसके पास अपनी पावर्स होंगी, इसके पास अपनी पावर्स होंगी। दूसरा, ये दोनों एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई ना कोई फैसला लेना होगा तो वो फैसला लेगा और सुना देगा, ठीक है। वो फैसला पूरे यूएसए पे लागू होगा। कुछ स्टेट जो चाहेंगी अगर उसको लागू करवाना तो वो लागू कर लेंगी, कुछ स्टेट्स अगर चाहेंगी कि उसको लागू नहीं करना तो वो लागू नहीं करेगी। सेम आते हैं अब टेक्सास पे। टेक्सास का अपना हाई कोर्ट है, ठीक है। टेक्सास ने, मान लो यूएसए ने फैसला दिया कि एलजीबीटी कम्युनिटी जो है वो आपस में शादी कर सकते हैं, ठीक है, इंटरमैरिज, ये आपस में शादी कर सकते हैं। यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया। अब ये फैसला टेक्सास के हाई कोर्ट को मानना है कि नहीं मानना है, ये इसकी मर्जी होगी, ठीक है। ये लायबल नहीं होगा कि उसका फैसला जो है उसे मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ये इसके कंपैरिजन में अपना कोर्ट अपना एक अलग से फैसला सुना सकता है, जैसे इसने फैसला सुनाया है कि ये जो मैरिजेस होंगी वो इलीगल होंगी, ठीक है। ये उन चीज को इलीगल भी घोषित कर सकता है। तो ये बात होती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या होती है, सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट, देन उसके नीचे हाई कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो रखते हैं, ठीक है। इनकी अपनी अपनी पावर्स होती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट की अपनी पावर्स हैं, हाई कोर्ट की अपनी पावर्स हैं, ठीक है। इनकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की इनकी अपनी पावर्स होती हैं। दूसरा, ये अगर हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को कुछ बोले कि आपको ये काम करना है तो इसको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कोई काम करने को बोले तो हाई कोर्ट को वो काम जो है वो उसको इंप्लीमेंटेशन में लाना ही पड़ेगा। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है वो ऑल ओवर इंडिया में लायबल होगा, चाहे वो किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, कोई भी स्टेट किसी भी हाई कोर्ट के अंदर पड़ती हो। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई बात कही है तो वो ऑल ओवर इंडिया पे लागू होगी, ठीक है। तो ये चीज होती है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी दोनों समझ में आ गए होंगे आपको। नेक्स्ट आओ, फोर्थ पॉइंट यूनिटरी में, डिपेंडेंस ऑफ स्टेट ऑन यूनियन गवर्नमेंट, डिपेंडेंस ऑफ स्टेट ऑन यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। अब दोनों के फीचर्स आपको समझ में आ गए कि यूनिटरी फीचर्स किस तरीके से होंगे और जो आपके फेडरल फीचर्स जो हैं वो किस तरीके के होंगे। अब हमें देखना है कि इंडिया किस में आता है, क्या इंडिया फेडरल है या क्या इंडिया यूनिटरी है, ठीक है। तो असल में जो इंडिया है वो दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। लिखो
नेक्स्ट हेडिंग बना लो, मेन हेडिंग बना लो। सबसे पहली आपकी हेडिंग थी आपकी फेडरल, ठीक है। फेडरल में मैंने आपको दो चीजें समझाई। फेडरल दो तरीके का होता है, एक सिमेट्रिक और दूसरा एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। सिमेट्रिक फेडरलिज्म में क्या होता है कि सारी प्रोविंसेस को इक्वल पावर होती है, ठीक है। असिमेट्रिक में प्रोविंसेस की पावर जो होती है, किसी प्रोविंस को ज्यादा पावर मिलती है, किसी प्रोविंस को कम पावर मिलती है, ठीक है। पावर सच, पावर का मतलब वो पावर मत समझो, पावर का मतलब आप समझो कि रिप्रेजेंटेशन उसमें कितनी मिलेगी आपको, पार्लियामेंट में कितनी मिलेगी, ठीक है। उससे उस तरीके से सोचना। नेक्स्ट, हाँ, फेडरल हमने दो तरीके का किया, देन हमने यूनिटरी जो पॉलिटी थी वो की। अब देखते हैं इंडिया जो है वो क्या वो फेडरल है या फिर क्या वो यूनिटरी है। तो लिखो, इंडियन पॉलिटी इज नाइदर यूनिटरी nor federal but considered to be quasi federal का मतलब क्या होता है कि अगर ये एक स्क्वायर है और इसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो सिर्फ इतना पार्ट जो है इंडिया का वो फेडरल है, ठीक है। इतना सा फेडरल है इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वाजी फेडरल है, मतलब 1/4 जो है वो फेडरल है, ठीक है। That is little features of federal and more tilt towards unitary। तो आपका जो ये है पॉलिटिकल थ्योरी। हाँ, पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड जो है एक चीज लिखो कि ये बात जो है कि इंडिया जो है वो क्वाजी फेडरल है, ये बात किन्होंने की थी। लिखो, स्टार मार्क करके लिखो, KC वियर्स, KC वियर, he said India is quasi federal या इंडियन पॉलिटी इज क्वाजी फेडरल, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार मार्क करके एक और चीज लिखो, ग्रैनविल ऑस्टिन, GRANVILLE, ग्रैनविल ऑस्टिन, he said Indian federalism is sui generis, SUIGENERIS, sui generis मतलब दैट इज यूनिक, कि जो इंडिया का फेडरलिज्म जो है वो यूनिक है, ठीक है। अब वो किस तरीके से यूनिक है वो देखते हैं। लिखो, फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म या फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। सबसे पहला लिखो सिंगल सिटीजनशिप। तो वो मैं समझा चुका हूं कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो वही राइट्स जो हैं जो आपको पंजाब में दिए जाएंगे, वही राइट्स जो हैं आपको किसी और स्टेट में भी जो है वो वही राइट्स आपको प्रोवाइड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ये करवा दिया मैंने आपको इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब, ठीक है, यहां पे समझाया था। नेक्स्ट लिखो, आर्टिकल 3, ये जब यूनियन करवाऊंगा तब बताऊंगा आर्टिकल 3 क्या है, अभी लिख लो फिलहाल ऐसे ही। नेक्स्ट लिखो, शेड्यूल 7, ब्रैकेट में लिखो डिवीजन ऑफ पावर्स और लिस्ट सिस्टम का मतलब समझो भी। जो इंडिया जो है ना उसको 3 लिस्ट जो है उसकी बनाई गई है, ठीक है। मतलब उसके जो सब्जेक्ट्स जो हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। इसको L1, L2, L3 कहा जाता है। यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली जो है 97 सब्जेक्ट्स जो हैं उनको इंक्लूड किया गया था ओरिजिनली। स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट्स जो हैं वो थे, और कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसमें 47 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में थे, ठीक है। देन उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है GST वाला 101 GST जब लाया गया, उसके बाद जो है कुछ सब्जेक्ट्स को जो है इसमें इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे 98 सब्जेक्ट्स जो हैं करंटली, यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स हैं, और जो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये करंट चल रहा है आपका जब से GST आया है तब से, ठीक है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद से, ठीक है।
ओरिजिनली कितने थे 97 यूनियन लिस्ट में, 66 स्टेट लिस्ट में और 47 कॉन्करेंट लिस्ट में। अभी कितने चल रहे हैं 98, 59 और 52। यूनियन में 98, स्टेट लिस्ट में 59, कॉन्करेंट में 52। अब ये तीनों लिस्ट होती क्या है? यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिनके ऊपर सिर्फ यूनियन जो है वो लॉ बनाएगी, ठीक है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिनके ऊपर सिर्फ स्टेट जो है वो लॉ बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आएंगे जिनके ऊपर दोनों लॉज बना सकते हैं, स्टेट भी बना सकती है, यूनियन भी बना सकती है। लेकिन अगर दोनों में कहीं पे भी मतभेद हो तो जो यूनियन द्वारा बनाया हुआ जो लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा देन स्टेट लिस्ट वाले से, ठीक है। तो दोनों में प्रिवेल कौन करेगा? यूनियन वाला लॉ, ठीक है। तो तीनों लिस्ट, ये आपका लिस्ट सिस्टम था, ठीक है। तीनों लिस्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये है आपका शेड्यूल 7। तो ये भी है आपका यूनिटरी फीचर। यूनिटरी फीचर किस तरीके से है? क्योंकि ज्यादातर जो लॉज जो हैं वो उसके ऊपर लॉ बनाने का हक किसके पास है? यूनियन के पास। और जब कॉन्करेंट की बात आती है तो उसके ऊपर भी अगर यूनियन जो है लॉ बनाएगी तो उसी को प्रिवेल माना जाएगा। और स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है? 59, कम है, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ ही है, ठीक है। अब यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स किस तरीके के आ सकते हैं? जैसे डिफेंस से रिलेटेड जो हो गए, ठीक है, आपके इसरो जो हो गया, ठीक है, इससे ऐसे क्या कहते हैं स्पेस से रिलेटेड आपके जो ये हो गए, क्या कहते हैं लॉज हो गए या सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, वो इसमें आते हैं। कॉन्करेंट में कौन से आते हैं? स्टेट में कौन से आते हैं? जिनके ऊपर सिर्फ स्टेट जो है वो लॉ बना सकती है। जैसे आपका पुलिस हो गया, ठीक है, पुलिस स्टेट की अपनी पुलिस होती है तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो है उनके ऊपर लॉ बनाती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे पंजाब में जो पंजाब पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको एट द एज ऑफ 58 उनको रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है। यही अगर हम यूपी का देखें या J&K का देखें तो वहां पे जो है उनको एट द एज ऑफ 60 रिटायर किया जाता है, ठीक है। तो ये क्योंकि स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो इसके ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है वो स्टेट के पास ही है। तो वो अगर चाहे तो चाहे 50 पे रिटायर कर दे, ठीक है, 58 पे कर दे, चाहे 60 प्लस के बाद भी ना करे, ठीक है, वो स्टेट की मर्जी है। कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट आ जाते हैं जैसे आपका एजुकेशन हो गया, जिसके ऊपर सेंटर भी लॉ बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है। ये हो गया आपका क्या कहते हैं एग्रीकल्चर हो गया, स्टेट भी लॉ बना सकती है और सेंटर भी लॉ बना सकती है, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। बाकी अगर इनकी अगर लिस्ट चाहिए होगी तो वो भी भेज दूंगा मैं, ठीक है। और अगर आपके पास लक्ष्मीकांत वाली बुक है तो उसके अपेंडिक्स में कहीं ना कहीं इसकी लिस्ट जो है वो दी हुई है, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी चीजें याद कर लेना, बस बेसिक आइडिया होना चाहिए। जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है वो देश वाली लिस्ट में आएगा, जो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है स्टेट वाली लिस्ट में आएगा, जो बचा कुचा होगा जो जिनके ऊपर दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। 4 हो गए हमारे फीचर्स। पहला हो गया सिंगल सिटीजनशिप, दूसरा हो गया इंटीग्रेटेड जुडिशरी, तीसरा हो गया आर्टिकल 3, चौथा हो गया शेड्यूल 7, पांचवा लिखो ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज, तो 3 ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, एक IAS, IPS और IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। IAS है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS है इंडियन पुलिस सर्विस, IFOS है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ठीक है। तो बेसिकली जहां पे सरकार जो है वो नहीं जा सकती या जहां पे सरकार को राज करना होता है, खुद से राज नहीं कर सकती, वहां पे इन लोगों को भेजा जाता है ताकि ये सरकार के नुमाइंदे बन के जाएं और सरकार की तरफ से इनके ऊपर राज करें, ठीक है। या वहां पे लॉज वगैरह जो है वो बनाए, लॉ एंड क्या कहते हैं उसको, लॉ को मेंटेन करके रखें, ठीक है। नेक्स्ट लिखो 6th इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, इसमें लिखो CAG, कंट्रोलर ऑडिट जनरल। कंट्रोलर ऑडिट जनरल, इसका काम क्या होता है कि जितने भी स्टेट्स के और जो सेंटर के ऑडिट्स जो है वो उसको देखने का काम होता है इसका CAG का, ठीक है। 7 लिखो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, तो गवर्नर को अपॉइंट करता है सेंटर करती है, सेंटर बेसिकली आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो करता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो इसी तरीके से जहां पे भी सेंटर जो है वो सुपीरियर आ रही है उसका मतलब ये है कि वो आपका इसका पार्ट है, क्या कहते हैं यूनिटरी फीचर है, ठीक है। या वही चीज जो यूनिटरी फीचर होगी वही चीज डिफाइन करेगी कि जो हमारा जो इंडिया है वो क्वाजी फेडरल है, ठीक है, इतना ज्यादा फेडरल नहीं है वो। नेक्स्ट लिखो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा, ठीक है। कुछ ये मैंने बताया ना, यूपी में ज्यादा सीट्स मिली हुई हैं, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। ये जो आपकी ये है गोवा और ये सिक्किम जैसी स्टेट्स हैं वहां पे एक एक मेंबर ही जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये है अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा। नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 248। आर्टिकल 248 रेजिडुअरी पावर्स लाइज विद पार्लियामेंट। रेजिडुअरी पावर्स लाइज विद पार्लियामेंट, जो इन तीनों में सब्जेक्ट्स जो नहीं आते वो आपके रेजिडुअरी में आते हैं, ठीक है। इसमें लिखो रेजिडुअरी पावर्स लाइज विद द पार्लियामेंट,
नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है किसी भी स्टेट के ऊपर, नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 इसमें लिखो ब्रैकेट में पावर ऑफ द गवर्नर, पावर ऑफ द गवर्नर टू विदहोल्ड अ बिल, टू विदहोल्ड अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, कि गवर्नर अगर चाहे तो किसी भी बिल को जो स्टेट ने पास किया है उसको विदहोल्ड करके रख सकता है कि जब तक उसके ऊपर प्रेसिडेंट का असेंट नहीं आता वो बिल जो है उसको पास नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को अपॉइंट किसने किया था, प्रेसिडेंट सॉरी गवर्नर को अपॉइंट किसने किया था, प्रेसिडेंट ने। तो गवर्नर ने क्या किया, उन्हीं का जो स्टेट वाला उनका बिल था उसको प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रख लिया, मतलब स्टेट वालों को उसने बिल जो है वो पास करने नहीं दिया। ठीक है, तो गवर्नर बेसिकली किनका आदमी है, सेंटर वालों का आदमी है। ठीक है, कौन सा फीचर हो गया आपका, यूनिटरी फीचर। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि कभी भी देश जो है उसका फॉरेक्स रिजर्व इतना कम हो जाए कि देश जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लगा सकता है। आज तक कभी नहीं लगी है, स्टार मार्क करके लिख लेना, कभी नहीं लगी है, आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। हरियाणा का अभी जो पीसीएस जुडिशरी का एग्जाम होके गया उसमें भी ये सवाल आया था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी है, तो स्टार मार्क करके लिख लो, फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी अभी तक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगेगी कभी, ठीक है, वैसे तो लगेगी नहीं। इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको जो तनख्वाहें जो मिलती है ना, तो उनमें कटौती की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 249, 249 इसमें लिखो इफ राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन, इफ राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन विद नॉट लेस देन 2/3 members, 2/3 members present and voting, present and voting, then parliament can frame a law, then parliament can frame a law in larger national interest on larger national interest on state subjects, state subjects। इसका मतलब ये है कि अगर राज्यसभा जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ कोई बिल जो है वो पास कर दे या रेजोल्यूशन पास कर दे, तब जो आपकी जो ये होगी लोकसभा होगी वो स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर भी बिल बना सकती है, इनके ऊपर भी बिल बना सकती है अगर जो आपकी राज्यसभा होगी वो बिल पास कर दे तो। ठीक है, मतलब इनकी सुपीरियरिटी जो है वो यहाँ पे भी नहीं है, मतलब स्टेट ये भी नहीं है कि ये स्टेट्स को अगर सब्जेक्ट ये दे दिए गए हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि सेंटर इस पे कानून बना ही नहीं सकती, सेंटर इस पे भी कानून बना सकती है, लेकिन राज्यसभा से 2/3 की मेजॉरिटी जो है वो लेनी पड़ेगी। ये किस तरीके से मेजॉरिटी ली जाती है कल की क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 250, उसके अलावा पॉलिटी एक बार में समझ में नहीं आएगी। ठीक है, एक बार सारी पॉलिटी करो, ठीक है, सारे नोट्स बनाओ, उसके बाद ये लेक्चर जो है ये आपको प्रोवाइड करवाने के लिए आपके लिए हेल्पफुल इस वजह से होते हैं क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो तो आप इनको बार बार देख सकते हो। ठीक है, एक बार सारी पॉलिटी खत्म करो, उसके बाद 2x2 की स्पीड पे सारी पॉलिटी दोबारा से फिनिश करो। ठीक है, अपने हाथ में अपने नोट्स हैं उनको रख के बैठो और साथ में देखते रहो नोट्स को कि हाँ जो जो बताया जा रहा है वो क्या मैंने वो सारी बातें जो है वो लिखी हैं। ठीक है, तो ये फायदा होता है आपका ऑनलाइन क्लासेस का। नेक्स्ट को आर्टिकल 250, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें ना ये पॉलिटी एक साथ चलती है, ऐसे नहीं हो सकता कि मैं आपको प्रेजेंट करवाऊं तो प्रेजेंट अगर मतलब मैं सीरियल ऑर्डर में कुछ भी आपको करवाऊंगा तो कुछ ना कुछ उसकी लिंकेज जो है वो बनी होगी। ठीक है, बेसिकली आज की क्लास में हमने जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन करना है ना, इमरजेंसी प्रोविजंस आज की क्लास में आ गई, आपका यूनियन वाला पार्ट आज की क्लास में आ गया, आपके पार्लियामेंट आज की क्लास में आ गई। ठीक है, तो वो चीजें जो है धीरे धीरे आपको समझ में आएगी जैसे जैसे अगर आप पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हो तो। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी आज की क्लास में आ गई, पावर्स ऑफ इसकी राज्यसभा आज की क्लास में आ गई, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट आज की क्लास में आ गई, पावर्स ऑफ गवर्नर आज की क्लास में आ गई। ठीक है, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे इन चीजों को समझोगे वैसे वैसे ये जो पीछे वाली चीजें जो है जो मे भी अभी आपको समझ में ना आ रही हो या आपको लग रहा हो कि मैं इन चीजों को याद कैसे करूंगा, वो धीरे धीरे जब आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, वो धीरे धीरे सारी चीजें जो है वो भी आपको लर्न होनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 250, आर्टिकल 250 ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट अज्यूम कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव जुरिसडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट। ठीक है,
इमरजेंसी के दौरान भी स्टेट लिस्ट के ऊपर आपकी जो पार्लियामेंट है वो बना सकती है लॉ, ठीक है, अंडर आर्टिकल 250। दूसरी बात, आपके टोटल आर्टिकल्स हैं 395, ठीक है, वैसे 500 के आसपास आर्टिकल्स हैं आपके, वही जब उसका पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ना, जैसे अगर 1 2 3 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 395 आपके आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अगर बाद में उनके पार्ट्स बना दिए जाएं, ठीक है, जैसे आपका आर्टिकल 21A है, ठीक है, तो वो आर्टिकल 21 का पार्ट ए है, ठीक है, या 21A करके एक अलग से आर्टिकल बना दिया। नंबर वाइज देखा जाए तो 395 ही आपके आर्टिकल्स, अदरवाइज 500 से ज्यादा है। अब 500 से ज्यादा आर्टिकल्स तो याद करने बैठोगे नहीं, ठीक है, लेकिन जो जो आर्टिकल में आर्टिकल वाइज करवाऊं ना कि ये आर्टिकल 250 ऐसे करके है, ठीक है, जो जो आर्टिकल इस तरीके से करवाऊं वो आर्टिकल्स आपको याद करने हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो मैंने आपको सेंड कर दिए ऑलरेडी उसमें, तो उनको पढ़ते रहो बार बार। दूसरा, जब भी मैं आर्टिकल लिखवाऊं तो जो आर्टिकल मैं लिखवाता हूं ना ब्रैकेट में वो आर्टिकल है किस चीज के बारे में वो लिख लिया करो, ठीक है, जैसे आर्टिकल 250 तो ये है ड्यूरिंग, ये लिखवा दिया। नेक्स्ट लिखो आर्टिकल 253, आर्टिकल 253 टू ऑनर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, to honor international agreements, parliament can make a law on state subject with or without the consent of state, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया क्योंकि इंडिया जो है वो उसमें फेडरल पार्ट जो है बहुत कम है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। फेडरल किस तरीके से इंडिया, फेडरल इस तरीके से है कि स्टेट जो है वो अपने उसको कुछ सब्जेक्ट्स दिए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टेट्स को पावर दे दी गई थी, ठीक है, वहीं पे ऐसे ही स्टेट्स को कुछ सब्जेक्ट दिए हैं जिन पे वो खुद से कानून बना सकती है, ठीक है, तो ये हो गया आपका फेडरल फीचर। लेकिन यूनिटरी किस तरीके से है, जब सरकार चाहे या जब इमरजेंसी हो या कोई ना कोई वजह देके सरकार जो है इनके ऊपर भी वो बना सकती है, ठीक है, तो ये फेडरल तो है हमारी इंडियन पॉलिटी, लेकिन ज्यादा फीचर्स जो है वो उसके यूनिटरी है, ठीक है, तो इसी के साथ आपका फेडरल और यूनिटरी भी जो है वो खत्म हो गया। अब करते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के नोट्स जो है वो अलग से बनाना, और जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं वो नोट्स हाँ वो भी बना लेना, लेकिन एक अलग हेडिंग देके ना, एक अलग हेडिंग दे दो पार्लियामेंट की, उस पे नोट्स बनाओ। और मैंने आपको बताया ना नोट्स जो है वो आपको पेजेस पे बनाने हैं। तो एक वाइट पेज ले लो, उसके ऊपर एक चार्ट बना लेना जो आपको बनवाने जा रहा हूं, और जो इंपॉर्टेंट बातें आपको लिखनी होगी वो अलग से कहीं और पे लिख लेना, ठीक है, या उसी चार्ट के पीछे लिख लेना। और जब हम दोबारा से ये करेंगे पार्लियामेंट करेंगे तो इसी चार्ट को अपने पास रख के बैठना और इसी चार्ट को हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो जो आपकी लेजिस्लेचर होती है ना, सबसे पहले लेजिस्लेचर का मतलब ये होता है कि जो आपकी पार्लियामेंट होगी, ठीक है, सेंटर में आपकी पार्लियामेंट चलती है, स्टेट में जो चलती है वो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चलती है या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल चलती है, ठीक है। तो जो आपकी लेजिस्लेचर है उसको हम दो तरीके से करेंगे। सबसे पहले सेंटर में किस तरीके से चलता है सेंटर, दूसरा देखेंगे स्टेट्स में किस तरीके से चलता है स्टेट्स, सेंटर। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होती है उसको कहा जाता है पार्लियामेंट। अब जो पार्लियामेंट होती है उसके दो हाउसेज होते हैं, ठीक है, एक होता है आपका लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक है। इसको अपर हाउस भी कह दिया जाता है, सॉरी इसको लोअर हाउस कहा जाता है, लोअर हाउस और अपर हाउस, ठीक है। इसको हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है, हाउस ऑफ एल्डर्स। इसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, ठीक है। अब याद रखने का तरीका, एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन लोगों द्वारा चुन के यहाँ पे लोग जो है नुमाइंदे जो है वो यहाँ पे आते हैं, इसी वजह से इसको हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है, यहाँ पे आते हैं। अब जो बच गया वो इधर आएगा, अगर ये लोअर है तो ये अपर है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जनरली क्या होते हैं, उन लोगों को लाया जाता है जो इलेक्शन जीत नहीं पाते हैं, ठीक है, और सरकार के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इस वजह से उनको ला दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली इनको मान के चलो ये बुढ़े से लोग होते हैं, ठीक है, तो इनको जो ये काम यहाँ पे नहीं कर सकते ये, और ये हार चुके थे, ठीक है। आप ऐसे मानो कि एक बंदा, दो बंदे इलेक्शंस के लिए खड़े हुए, एक जवान था दूसरा बुढ़ा था, ठीक है। जवान क्या था, जवान ज्यादा एनर्जेटिक था, उसने ज्यादा से ज्यादा वो लगाई, क्या कहते हैं उसको,
रैलियां वगैरह उसने ज्यादा से ज्यादा निकाली तो वो जीत गया, ठीक है। बुड्ढा था, उसने रैलियां उतनी निकाल नहीं पाया, बीमार रहता था, नहीं जीत पाया, लेकिन सरकार के लिए इंपॉर्टेंट था, अब सरकार को उसको लेके आना था पार्लियामेंट में, तो उसने क्या किया, हाउस ऑफ एल्डर, बुड्ढा था ना, तो उसको किसी और तरीके से पार्लियामेंट में लाया। किस तरीके से लाया वो भी बताऊंगा आज की क्लास में, ठीक है। इनको किसने चुना, ये लोगों के द्वारा चुन के आते हैं, ये लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते, ठीक है। इनको चुनते हैं हमारे एमएलएस, वो बताता हूं बाद में, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाउस ऑफ कॉमन। अब जो हमारा इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, जो इसकी करंट स्ट्रेंथ है बाय लॉ, ठीक है, बाय लॉ इसकी स्ट्रेंथ है 545 मेंबर्स, ठीक है। बाय लॉ इसमें 545 मेंबर्स जो है वो होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसकी टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी डिफाइन की गई है, 552 मेंबर्स टोटल स्ट्रेंथ, ये है बाय लॉ और ये है टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है, 552। बेसिकली इसमें वही है कि क्या कहते हैं, इंडिया को ये है कि टोटल स्ट्रेंथ जो उस टाइम पे डिफाइन की गई थी वो की गई थी जब पाकिस्तान ने हमारा जो कश्मीर है उसको ऑक्यूपाई नहीं किया था, ठीक है। तो बेसिकली बाई लॉ भी 545 मेंबर्स हैं, जब क्या कहते हैं ये जो 552 बेसिकली जब ये क्या कहते हैं जो हमारा ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो इंडिया के पास आ जाएगा, ठीक है, तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो मे भी उसको 552 कर दें, ठीक है। बाकी सब ने देखो क्या होता है। और उसके अलावा ये जो स्ट्रेंथ जो है ये डिफाइन की गई थी 1971 सेंसस के बेसिस पे, ठीक है, 1971 सेंसस के ऊपर, ठीक है। तो ये 550 545 वाला जो सिस्टम है वो देखो ये किस तरीके से मेंबर चुने जाते हैं, 545 वाले मेंबर्स। तो इनमें से जो 543 होते हैं ना उनको इलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है मतलब लोगों द्वारा चुना जाता है। कुछ साल पहले तक क्या होता था कि ये जो बचे हुए 2 मेंबर्स होते थे ना +2 मेंबर्स, इनको जो है प्रेसिडेंट वो अपॉइंट किया करते थे, ठीक है। अभी ऐसा नहीं होता, पहले अपॉइंट किया करते थे। वो भी क्यों, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये बात लिखी हुई थी कि दो एंग्लो इंडियन मेंबर्स जो हैं या 2 एंग्लो इंडियन कैंडिडेट्स जो हैं, ताकि वो अपनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकें, इस वजह से उनको अपॉइंट कर देना चाहिए, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, एग्जैक्ट लाइन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये लिखी हुई थी, इफ अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट दे आर इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है अगर प्रेसिडेंट की नजर में इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंट कर रही हो तब 2 मेंबर्स को जो है वो नॉमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। अभी लेकिन फिलहाल जो है 545 जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। पहले कुछ टाइम तक ये 2 मेंबर्स जो होते थे उनको नॉमिनेट किया जाता था, मतलब इनके ऊपर कोई इलेक्शन नहीं होते थे, ठीक है। ये मेंबर होते थे ये नॉमिनेटेड होते थे और ये मेंबर होते थे इलेक्टेड होते थे। इलेक्टेड वाले इलेक्शन के थ्रू आते थे, नॉमिनेटेड वाले प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था कि ये 2 मेंबर्स जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से है, इनको एज इट इज इनको भी एमपी बनाया जाए। उसके अलावा जो यहाँ पे आएंगे पार्लियामेंट में आएंगे वो एमपी आएंगे, ठीक है। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लिख लेना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनको भी एमपी कहा जाता है, जो यहाँ पे आते हैं इनको भी एमपी कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे चलता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब है मान लो 3 कैंडिडेट है A, B और C, 10 वोटर्स हैं, ठीक है। तो इसको मान लो 4 वोट्स मिल गए, इसको 2 मिल गया और इसको 1 मिल गया, 4 5 6, ठीक है। और 3 लोग जो थे उन्होंने बोल दिया कि हमें कोई भी जो है ये तीनों घटिया लोग हमें नहीं पसंद है, तो हम जो है नोटा को वोट दे रहे हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ये होता है कि अगर 10 वोटर्स है ना तो 10 में से जितने खड़े हुए थे, ठीक है, 3 वोटर्स खड़े हुए थे, सॉरी ये 3 कैंडिडेट्स जो है खड़े हुए थे और ये वोटर्स 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, तो 3 में से जो बंदा सबसे ज्यादा वोट्स ले जाएगा उसको जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। जो दूसरे देश है वहां पे ऐसा नहीं होता, मतलब जैसा ब्रिटेन है वहां पे अगर जीतना है तो आपको 50% वोटिंग जो है वो चाहिए। मतलब अगर आपके पास 500 सीट्स हैं, आप सीट्स पे लड़ रहे हो, मतलब लोकसभा की 500 सीट्स हैं, उसके ऊपर आप लड़ रहे हो, तो आपके पास 250+1, ठीक है, इतनी सीट जो है वो आपको चाहिए अगर आप सरकार बनाना चाहते हो। वहीं पे इंडिया में ऐसा नहीं होता है, 545 हमारी सीट्स हैं, तो ये नहीं है कि हमें इसका हाफ जो है वो चाहिए होगा, ठीक है, हाफ से +1 चाहिए होगा, ये नहीं होगा। जो पार्टी जो है सबसे ज्यादा वोट ले जाएगी बाकी पार्टियों के कंपैरिजन में, उस पार्टी की जो सरकार जो है वो बन जाएगी। तो इस चीज को कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये कहां पे चलता है? लोकसभा में। लोकसभा में जो पार्टी जीतती है उसी की सरकार बनती है, राज्यसभा में बाद में आते हैं, ठीक है, इस पे आएंगे बाद में।
तो ये चलता है आपका। अब चाहे नोटा में मान लो इसको 4 वोट्स मिले ना, नोटा को चाहे 5 वोट्स मिल जाते, ठीक है, तब भी जो है सरकार जो बनेगी इन्हीं जीते हुए कैंडिडेट्स में से बनेगी, ठीक है। नोटा चाहे ज्यादा वोट्स नोटा को मिल जाए, ठीक है, सरकार जो है मतलब ऑलमोस्ट इसमें 10 वोटर्स थे, 10 में से 5 ने चूज किया नोटा को, मतलब आपके देश की आधी पॉपुलेशन जो है इन नेताओं को घटिया मान रही थी, इनको चुना ही नहीं, लेकिन फिर भी सरकार जो है इन्हीं के बेसिस पे चुनी जाएगी, क्योंकि ये जो है इन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है, ठीक है। जिसने उस पोस्ट को जो है उस पोल को, या फर्स्ट पास द पोल होता है या फर्स्ट पास द पोस्ट होता है, ठीक है, दोनों वर्ड्स जो है उनको यूज कर लिया जाता है। जिसने उस पर्टिकुलर पोल को पहले पार कर लिया या जिसने बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा वोट्स ले लिए उसकी सरकार जो है वो बन जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका लोकसभा का सिस्टम। अब आते हैं राज्यसभा पे। राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ है, करंट स्ट्रेंथ है आपकी राज्यसभा की 245 बाय लॉ, ठीक है। इसके अलावा इसकी ड्यूरेशन होती है 5 साल, हर एक मेंबर की ड्यूरेशन होती है 5 साल, इसके हर एक मेंबर की ड्यूरेशन होती है 6 साल, ठीक है। अच्छा, यहां पे बाय लॉ कितने मेंबर्स होते हैं 245 और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है इसकी 250, ठीक है। वही सपने कि पीओ के वापस आएगा, ठीक है, तो जब वो वापस आएगा तब उसकी देख लेंगे स्ट्रेंथ, अगर 250 करनी होगी तो कर देंगे, ठीक है, और जब वापस आता है वो तब की तब देखेंगे। इसमें क्या होता है कि 233 मेंबर जो होते हैं 233 ये इलेक्टेड होते हैं। किस तरीके से इलेक्ट होते हैं वो जब एमएलए करवाऊंगा ना तब बताऊंगा, ठीक है। और जो बचे हुए 12 मेंबर्स जो होते हैं वो आपके होते हैं नॉमिनेटेड। उनको नॉमिनेट कौन करता है प्रेसिडेंट विद एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो इनको ये करता है आपका प्रेसिडेंट नॉमिनेट। ये जो 12 नॉमिनेशन होते हैं ये 4 फील्ड्स में से लिए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी फील्ड है वो आर्ट साइंस, सोशल साइंस, सोशल सर्विसेज या पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, कि जिन्होंने इन चीजों में काम किया होता है, आर्ट की फील्ड में काम किया होता है, साइंस की फील्ड में काम किया होता है, सोशल सर्विस की फील्ड में काम किया होता है या फिर लिटरेचर की फील्ड में काम किया होता है, ठीक है। तो ये 4 चीजें जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि अगर इन 4 चीजों में से किसी भी फील्ड में जो है किसी बंदे ने कोई इंपॉर्टेंट काम किया है तो उसको जो है राज्यसभा का मेंबर जो है प्रेसिडेंट वो नॉमिनेट कर सकता है, लेकिन तब जब उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कहें तो, ठीक है, उनकी एडवाइस पे। अब आते हैं वापस, यहां पे कुछ टाइम पहले जो है थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि सचिन तेंदुलकर जो है उसको भी अपॉइंट कर दिया था राज्यसभा का मेंबर, ठीक है। उसके अलावा जो है अभिनेत्री जो है रेखा, ठीक है, उनको भी जो है इसके जो मेंबर है वो राज्यसभा की मेंबर रही है, ठीक है। अभी भी है कि नहीं है अभी मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है, लेकिन हाँ सचिन के टाइम पे कंट्रोवर्सी जो है हुई थी। कंट्रोवर्सी इस तरीके से हुई थी कि लोगों ने कहा, बेसिकली ऑपोजिशन ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है कि साइंस की फील्ड से हो, आर्ट की फील्ड से हो, लिटरेचर की फील्ड से हो या फिर सोशल सर्विस की फील्ड से हो। सचिन तो जो है जी वो क्रिकेट फील्ड से बिलोंग करता है या स्पोर्ट्स फील्ड से बिलोंग करता है, ठीक है। तो उसको आप किस तरीके से वो कर सकते हो कि उसको किस तरीके से राज्यसभा का मेंबर जो है वो नॉमिनेट कर सकते हो, नॉमिनेट प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया था उसको, नॉमिनेट किस तरीके से कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपनी जजमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो बात करता है कि साइंस, आर्ट, सोशल सर्विसेज और लिटरेचर, ठीक है, इन फील्ड से आप नॉमिनेट कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि सिर्फ इन्हीं फील्ड्स में से नॉमिनेट करना है, ठीक है। उस वजह से सचिन जो है और उसके अलावा जो है अगर मान लो सरकार को किसी भी इंसान की क्या कहते हैं टेक्निकल एडवाइस की जरूरत पड़ जाए तो हम जो है उस वजह से उस इंसान को, भले ही वो इन 4 फील्ड्स में से बिलोंग नहीं करता हो, तो उस इंसान को भी जो है जो
उसका जो नॉमिनेट जो है राज्यसभा के लिए उस इंसान को नॉमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, क्यों किया जा सकता है? क्योंकि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कहीं पे भी क्या कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो नहीं की है कि इन्हीं 4 फील्ड में से होना चाहिए। ठीक है, अगर वो वर्ड लिख दिया जाता वहां पे कि ओनली इन्हीं 4 फील्ड में से किया जाए, फिर अब सचिन तेंदुलकर को जो है नॉमिनेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इस वजह से सचिन तेंदुलकर को जो है वो नॉमिनेट कर दिया गया और वो राज्यसभा का उसको मेंबर बनाया गया। ठीक है, अब आते हैं इसके इलेक्शंस पे, बाद में बताता हूं कि किस तरीके से इसके इलेक्शन होते हैं। अब आते हैं इस पे स्टेट्स पे। ठीक है, तो स्टेट में क्या होता है, स्टेट में भी कुछ स्टेट्स में 2 तरीके की वो होती है असेंबलीज होती है। ठीक है, एक होती है आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होती है आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन होते हैं? स्टेट फुल फॉर्म लिखना है इसका, ऐसे मत लिखना, ऐसा लिख। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन लोग होंगे? जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे। ठीक है, कौन होंगे? एमएलए। ठीक है, यहां पे कौन होंगे? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो इनको एमएलए कहा जाता है, इनको एमएलसी कहा जाता है। ठीक है, अब ये कहां पे होती है? ये 6 स्टेट्स में होती है, पहले 7 स्टेट्स में हुआ करती थी आपकी ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अभी करंटली 6 स्टेट्स में है। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट्स हैं लिख लो, यूपी बिहार। ये ऐसे याद करने बैठोगे नहीं याद होगी। क्या करना, इंडिया का मैप जो है, एक मैप लेना, उसमें जो स्टेट जो है जहां पे आपकी ये चलती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, उन स्टेट्स का नाम लिख लेना। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था ना बाइकैमरलिज्म, बाद में बताऊंगा। बाइकैमरलिज्म का मतलब ये होता है कि अगर किसी स्टेट में दोनों चीजें हों, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, ठीक है, तो उस चीज को कहा जाएगा बाइकैमरलिज्म। ठीक है, तो वो जो बाइकैमरलिज्म मैंने बोला था कि आगे जाके बताऊंगा, वो ये है। ठीक है, अब कौन सी 6 स्टेट्स हैं? स्टेट्स के नाम लिखो, यूपी बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटका। यूपी बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटका और तेलंगाना। ठीक है, तो ये जो 6 स्टेट्स हैं, यहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ठीक है, अब असेंबली में लोग जो है वो किस तरीके से चुने जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ देख लेते हैं, स्ट्रेंथ कितनी होगी और इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसकी स्ट्रेंथ जो इन्होंने मिनिमम रखी गई है कि कम से कम 60 एमएलए जो है वो होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो आपके एमएलए जो है वो 500 होने चाहिए। 500 से ज्यादा एमएलए जो है वो आप नहीं रख सकते। ठीक है, ये है आपकी जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। ठीक है, अब नॉमिनेटेड मेंबर्स में ये बात बोली गई है कि एक मेंबर को आप नॉमिनेट कर सकते हो, कौन किस बेसिस पे? अगर जो है किसको नॉमिनेट कर सकता है और नॉमिनेट कर कौन सकता है? यहां पे कौन कर रहा था? प्रेसिडेंट। 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहा था। यहां पे कौन करेगा? स्टेट में कौन होता है? गवर्नर। यहां पे गवर्नर नॉमिनेट करेगा, लेकिन कब करेगा? जब गवर्नर को ये लगे कि ये लोग जो है अपनी जो कम्युनिटी जो है, स्पेशली एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन वो इंडियंस हैं बेसिकली जो ब्रिटिश वाले भारत के आजाद होने के बाद ब्रिटिश नहीं गए, इंडिया में ही रुक गए और यहीं पे अपनी जो पॉपुलेशन है उन्होंने मतलब यहीं पे बच्चे वगैरह उन्होंने पैदा करने शुरू कर दिए। ठीक है, तो वो कम्युनिटी है जो है वो अपनी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है। ठीक है, तो अगर जो है किसी पर्टिकुलर स्टेट में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी रहती हो और गवर्नर की नजर में वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हो, ठीक है, तब जो गवर्नर जो है एक मेंबर को, एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है, तो पंजाब में कोई भी नॉमिनेट नहीं होता है। ऑल ओवर द इंडिया में भी बहुत कम ही ऐसा, मे बी कोई एक आध ऐसा राज्य हो जिसमें इसको नॉमिनेट किया जाता हो। ठीक है, अदरवाइज इनको नॉमिनेट नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है वो मैं आपको करवा रहा हूं कि एक मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है, लेकिन कब नॉमिनेट करेगा? जब गवर्नर को लगे कि वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेड हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 60 मेंबर मिनिमम चाहिए, 500 मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, इसमें 2 एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, 2 एक्सेप्शंस कौन सी हैं? सबसे पहली आपकी गोवा की, गोवा में 40 मेंबर्स हैं। दूसरी है सिक्किम, सिक्किम में आई थिंक 36 है। हाँ, सिक्किम में 36 है। ये 2 एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, वहां पे गोवा में 40 एमएलए और सिक्किम में 136। वहीं अगर पंजाब की बात की जाए, पंजाब में एमएलए कितने हैं? एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है? 117। ठीक है, पंजाब में 117 है और लोकसभा की सीट्स पंजाब में है 13 और राज्यसभा की सीट्स है 7।
ठीक है। अब आते हैं उस पे एमएलसीज के ऊपर, एमएलसीज, ठीक है। तो ये जो है 6 स्टेट्स में ही चलती है, जहां और ऐसी स्टेट जहां पे जो है आपकी जो पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन ज्यादा है तो इस वजह से वहां पे एमएलसीज जो है वो भी काम करते हैं। बेसिकली इनके पास पावर कुछ नहीं होती, सिर्फ वो दिखाने के लिए कि हाँ जी हम भी इसका हिस्सा है, लेजिस्लेचर का हिस्सा है, तो बस वो थोड़ा शोशा ही होता ही है, ठीक है। कोई पावर नहीं होती इनके पास। हाँ, इसका देख लो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या लिखा है। इसकी मिनिमम लिमिट जो रखी गई है वो कितनी है, 40। अच्छा, ये इसके मेंबर्स होते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं, किस तरीके से इलेक्ट होते हैं वो बताता हूं, और ये होते हैं उसके नॉमिनेटेड। तो इसमें लिखा है कि एक्स नंबर ऑफ मेंबर्स जो है उसको नॉमिनेट किया जा सकता है बाय गवर्नर, ठीक है। तो इसमें कोई नंबर नहीं दिया हुआ, एक्स नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो जो गवर्नर है वो आपको अपॉइंट कर सकता है। कब? एक, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। सेकंड, जब वो इनएडुकेटली रिप्रेजेंट हो, ठीक है, इनएडुकेटली रिप्रेजेंट कर रहे हो उस देश की पॉपुलेशन, उस राज्य में उस पॉपुलेशन को, एंग्लो इंडियन पॉपुलेशन को, ठीक है। तब गवर्नर जो है एक बंदे को नॉमिनेट, एक मेंबर को सॉरी एक्स नंबर ऑफ उसको मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्स नंबर कितना भी हो सकता है वो गवर्नर ही चूज करेगा, ठीक है, गवर्नर की मर्जी होगी। अच्छा, यहाँ पे जो बंदे इलेक्ट होंगे तो वो कितने होंगे, 40 से लेके 40 मिनिमम और मैक्सिमम कितने, 1/3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 1/3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। मान लो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 300 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इसके मैक्सिमम एसएलसी के मैक्सिमम मेंबर कितने जा सकते हैं, 1/3 ऑफ 130, कितना हो गया, 100 मेंबर जो है मैक्सिमम जो है वो जा सकते हैं यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है। तो ये थे आपके ये। अब इनको किस तरीके से चुना जाता है, राज्यसभा के मेंबर्स को, ठीक है। अब पंजाब में क्या है, पंजाब में मैंने बताया कि राज्यसभा की 7 सीटें हैं, ठीक है। अब बनाते हैं यहाँ पे, ये मान लो ये पंजाब का मैप है, ये पंजाब है आपका, ठीक है। यहाँ पे जब लोकसभा के इलेक्शंस होंगे ना, तब क्या किया जाएगा, पंजाब को 7 उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो बनाई जाएंगी, ठीक है। तो पंजाब को बेसिकली आप मान लो कि 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, एक यहाँ पे, 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो अलग अलग सरकारें होंगी वो अपना अपना बंदा जो है एक नॉमिनेट करेंगे कि ये बंदा यहां से इलेक्शन लड़ेगा, ठीक है। मान लो यहां से सिद्धू इलेक्शन लड़ता है, ठीक है, यहां से कोई और लड़ता है, ठीक है, अमरिंदर, यहां से बाजवा, यहां से, अरे ये तो अलग अलग होगा, हाँ, मान लो ये एक ही पार्टी है ना, तो 7 एक पार्टी अपने बंदे यहां से 7 नॉमिनेट करेगी, देन अकाली अपने 7 बंदे यहां पे नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। देन दूसरी पार्टी जो होगी अगर उसको भी नॉमिनेट करने होंगे तो वो भी नॉमिनेट करेगी, ठीक है। बीच में यहीं पे इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ इंडिपेंडेंट लोग भी खड़े होंगे, ठीक है। अब लोग जो है इनको वोट डालेंगे, ठीक है। जिस बंदे को सबसे ज्यादा वोट पड़ जाएंगे वो जीत जाएगा। मान लो यहां से सिद्धू जीत जाता है, यहां से बाजवा जीत जाता है, इसी तरीके से ये 7 लोग जो होंगे, यहां से मान लो कोई बीजेपी का बंदा जीत जाता है, ठीक है, पूरी जीत जाता है, ठीक है। अब यहां से कितने बंदे, मान लो 3 बंदे जीत गए आपके इसके कांग्रेस के, एक बंदा जीत गया ये इसका क्या कहते हैं बीजेपी का, ठीक है। अब ये जो 7 सॉरी यहां पे जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे तब यहां पे 13 बनेंगे, ठीक है। तो ये 7 नहीं बनेंगे, यहां पे 13 बनेंगी सीट्स, ठीक है। तो 13 बंदे जो है यहां से सिलेक्ट होके कहां जाएंगे आपके यहां पे लोकसभा में, ठीक है। पंजाब से 13 बंदे आएंगे। ऐसे ही ऑल ओवर द इंडिया में अलग अलग इसी तरीके से जितनी सीट्स जो है उनको एलोकेट होंगी, जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उनकी बनी होंगी, उसी तरीके से उनके नॉमिनेटेड जो इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो यहाँ पे जाएंगे, और जब ये यहाँ से जाएंगे तो इनको कहा जाएगा एमपी, ये एमपी बन के पार्लियामेंट में जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जब इलेक्शंस होते हैं स्टेट के इंडिया के जब इलेक्शंस होते हैं तब यहाँ पे इस तरीके से इलेक्शन चलते हैं। वही इलेक्शंस जब एमएलएस के होंगे तब यहाँ पे पंजाब को क्या किया जाएगा, 117 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, 117 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेगी, ठीक है। फिर उनके ऊपर इलेक्शंस होंगे, जो जीतेंगे वो यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। अब वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, अकाली के भी हो सकते हैं, और कांग्रेस के भी हो सकते हैं, बीजेपी के भी हो सकते हैं, ठीक है। सेम गोज फॉर देयर, ठीक है। यहाँ पे भी जो जीतेगा, चाहे इंडिपेंडेंट जीता है या कुछ भी जीता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट यहाँ पे भी जा सकते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। तो जो जीतेगा, जब डिपेंड करता है कि कौन से वाले इलेक्शन हो रहे हैं, अगर तो सेंटर वाले हो रहे हैं या राज्यसभा के हो रहे हैं इलेक्शंस, तब यहाँ पे जितनी सीट्स जो हैं, अगर 13 सीट्स हैं तब उसको 13 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाएगा, ठीक है। जब 7 वाले होंगे तब भी बताता हूं, ठीक है। और जब स्टेट के इलेक्शन होंगे तब उसको 117 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके इलेक्शंस। अब आते हैं राज्यसभा वाले कैसे चूज किए जाते हैं। तो जब राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं ना, तब क्या होगा,
2 मैप्स बनाओ, ठीक है, एक ये मैप, ठीक है, और एक ये मैप। यहां पे क्या करो, 117 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 113 सॉरी, पंजाब की कितनी सीट्स हैं, 113 हैं या 117 हैं, दोनों में से कोई एक है, ठीक है, या तो 113 है या 117 है, अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, 117 ही होनी चाहिए। चलो देख, जितना भी होगी ना उतने पार्ट्स में, उतने एमएलएस में डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको 113 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पंजाब को डिवाइड करना है आपको, कर दिया। इलेक्शन अब किसके होने जा रहे हैं, राज्यसभा के। राज्यसभा में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 7, तो पंजाब को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 7, ठीक है। अब इस पार्ट में कितने एमएलएज आ रहे हैं, इतने वाले, ठीक है। अब ये जो एमएलएज होंगे ये क्या करेंगे, ये वोटिंग करेंगे, जो यहाँ पे कैंडिडेट खड़ा किया होगा, मान लो एक कैंडिडेट कांग्रेस ने खड़ा किया है, एक कैंडिडेट बीजेपी ने खड़ा किया है, ठीक है, तो इन्होंने अपना एक कैंडिडेट जो है वो खड़ा कर दिया। अब यहाँ पे 117 में से मान लो कि यहाँ पे आ रहे हैं आपके, अगर 117 को 7 से डिवाइड किया जाए, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि यहाँ पे 20 एमएलए जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। अब वो जो 20 एमएलए होंगे उनमें से मान लो कि 11 एमएलए जो है वो कांग्रेस के हैं और 9 एमएलए जो है वो किसके हैं, बीजेपी के, ठीक है। तो ये जो 11 कांग्रेस के एमएलए जो होंगे ये अपने कांग्रेस वाले को ही जिताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर एमएलए 50% से ज्यादा यहाँ पे अगर वोटिंग जा रही है, इसकी वोटिंग जो होती है वो उसके बेसिस पे होती है, क्या कहते हैं, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। ये जब मैं आपको प्रेजेंट करवाऊंगा ना, ये तब समझाऊंगा कि ये क्या होता है, ठीक है। इसमें इतना मान के चलो कि 50% से ज्यादा वोटिंग चाहिए होती है, 50% + 1, ठीक है, इतनी वोटिंग चाहिए होती है उस पर। तो जिसके अब सेम, अब इसको यहाँ पे ये वाला सेकंड मेंबर है, ठीक है, अब इसको दोबारा से यहाँ पे जितने एमएलए होंगे वो इसके ऊपर वोटिंग करेंगे, जो यहाँ पे जितने एमएलए होंगे वो इसके लिए वोटिंग करेंगे, थर्ड इसके लिए वोटिंग करेंगे, फोर्थ, 5 ऐसे 7 के 7 एमएलए सॉरी एमपीज जो है वो चुन के भेजे जाएंगे, किनके द्वारा, एमएलए के द्वारा, ठीक है, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, ठीक है। इसको ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी वो इसको अलॉट हुई थी, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी एमएलए जो आते थे वो वोटिंग करेंगे, ठीक है। अब वो वोट किसके लिए करते हैं वो डिपेंड करता है कि अगर तो ज्यादा एमएलए जो है वो कांग्रेस के हैं तब तो वहां से कांग्रेस का जो एमपी होगा वो राज्यसभा में चला जाएगा, अगर ज्यादा एमएलए जो होंगे वो बीजेपी के होंगे तो वहां से जो बीजेपी का कैंडिडेट होगा वो आपका राज्यसभा में चला जाएगा, ठीक है। तो इनकी वोटिंग लोगों द्वारा नहीं होती, इनकी वोटिंग जो होती है वो एमएलए चुनते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के, एमएलसीज नहीं, ठीक है, उनका कोई काम नहीं है, कहीं काम नहीं आते वो, ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं ये चुन के भेजते हैं यहाँ पे राज्यसभा में इनको, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें जो है इसमें समझ आ गई होंगी, कुछ भी नहीं बाकी रहा होगा। मैंने आपको एक चीज बतानी है कि पंजाब में कितने नंबर ऑफ एमएलए सीट्स जो है, ठीक है, तो वो मैं आपको देख के बता देता हूँ। 117 होगी या 113 होगी, या 117 ही है, ठीक है, 117 ही है। आज की आपकी क्लास जो थी वो यहीं तक थी। आई होप आपको ये जो पार्लियामेंट है वो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। एमएलए किनको कहते हैं, एमएलए और ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, काउंसिल क्या होती है, ठीक है। पंजाब में काउंसिल आई नहीं, वो सिर्फ 6 स्टेट्स में, ठीक है। और एमएलसीज क्या होते हैं, एमपीज क्या होते हैं, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इनके मेंबर्स किस तरीके से चुने जाते हैं, इनके मेंबर्स किस तरीके से चुने जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। कल की क्लास जो है उसमें हमने वो करना है, रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो करना है, और मैंने आपको ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको किस तरीके से अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। 3-4 तरीके होते हैं, 3-4 तरीके की अमेंडेबिलिटी होती है, वो सारी जो है हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल की भी जो क्लास होगी वो सबके लिए कॉमन होगी, ठीक है। तो आज की जो आपकी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।